मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। पिछले व्याख्यान में हाउस ऑफ लॉर्ड्स की संगठन और इसके विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के बारे में कि इसका संगठन कैसा होता है, इसका अधिवेशन कब होता है, इसकी गणपूर्ति क्या होती है, लॉर्ड सभा का अध्यक्ष कौन करता है, कि अध्यक्षता कौन करता है, इन विषयों के बारे में एक जानकारी आपके सामने प्रस्तुत की गई थी। आज इसी को और आगे देखते हैं और इसमें सबसे पहले देखते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स की शक्तियाँ और अधिकार। अब संसद का एक सदन है कि खंडहर बताते हैं कि इमारत कभी बुलंद थी, उसी प्रकार से हाउस ऑफ लॉर्ड्स भले ही आज नाम मात्र का सदन बनकर रह गया है, लेकिन फिर भी उसकी शक्तियाँ तो हैं कुछ और बहुत ही अच्छी शक्तियाँ हैं। यदि कोई भी सदन, कोई भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स इसका सदुपयोग करे तो वह बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल सकता है। देखें उसकी कौन कौन सी शक्तियाँ हैं। सबसे पहले है कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। कार्यपालिका संबंधी शक्तियों के अंतर्गत कोई भी विधायिका का मुख्य कार्य होता है कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना। कार्यपालिका का मतलब मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखना। ये विधायिका का, ये किसी भी सदन का सर्वाधिक प्रमुख कार्य होता है। भले ही हाउस ऑफ लॉर्ड्स को यह अधिकार नहीं है कि वह मंत्रिमंडल को अपदस्थ कर सके, उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सके, ये अधिकार नहीं है। लेकिन फिर भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स को यह अधिकार है कि वह मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकती है, पूरक प्रश्न पूछ सकती है, सरकार के कार्यों की आलोचना कर सकती है और इस प्रकार से हाउस ऑफ लॉर्ड्स को कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया है। दूसरा है विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियाँ किसी भी व्यवस्था प्रकार का सर्वाधिक प्रमुख कार्य होता है। कार्यपालिका संबंधी कार्य उसका नकारात्मक कार्य है तो विधायी कार्य उसका सकारात्मक कार्य है। तो विधायी कार्य का मतलब होता है कानून बनाना। 1911 के पहले कानून बनाने के क्षेत्र में और अन्य सभी क्षेत्रों में दोनों सदनों की समान शक्तियां थी। 1911 के अधिनियम के अंतर्गत 1911 में एक अधिनियम पारित हुआ, उसके अनुसार अब यह आज की तिथि में यह व्यवस्था है कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स की विधायी शक्तियां कम हो गई हैं। 1911 के अधिनियम के अंतर्गत आगे चलकर इसकी चर्चा करेंगे। इस अधिनियम के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई कि हाउस ऑफ कॉमन्स यदि एक विधेयक को पास कर देती है तो उसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भेजा जाएगा। हाउस ऑफ लॉर्ड्स यदि उसको अस्वीकार कर देती है तो 2 वर्ष तक वह रोक करके रख सकती है हाउस ऑफ लॉर्ड्स किस विधेयक को, और इन 2 वर्षों में हाउस ऑफ कॉमन्स उस विधेयक को 3 बार पास कर देती है तो वह विधेयक पास माना जाएगा और सम्राट के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा। मतलब 1911 के अधिनियम के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स किसी भी विधेयक को जिसे प्रथम सदन हाउस ऑफ कॉमन्स ने पास कर दिया हो उसे केवल 2 वर्ष तक रोक करके रख सकती है और इन 2 वर्षों में यदि हाउस ऑफ कॉमन्स 3 बार उसको पास कर देती है तो वह विधेयक पास माना जाएगा। आगे चलकर के 1949 में एक नया अधिनियम और बना और इस अधिनियम के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई कि यदि हाउस ऑफ कॉमन्स कोई विधेयक पास कर देती है तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स उसे केवल 1 साल तक रोक करके रख सकते। 1 साल, 2 वर्ष था पहले, उसको 1 साल कर दिया गया और इस 1 साल में हाउस ऑफ कॉमन्स उसको 2 बार पास करेगी और यदि पास कर देती है हाउस ऑफ कॉमन्स तो उसको फिर सम्राट के पास भेजा जाएगा हस्ताक्षर करके। तो विधायी क्षेत्र में हाउस ऑफ लॉर्ड्स की शक्तियां 1911 के पहले समान थी। 1911 में इसको 2 वर्ष तक रोकने का अधिकार दिया गया। 1949 में अब यह 1 वर्ष हो गया है। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स इस विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती, उसे केवल 1 साल तक रोक करके रख सकती है। तीसरा है वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत बजट सबसे पहले हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया जाता है।
हाउस ऑफ कॉमर्स में, और हाउस ऑफ कॉमर्स जिस विधेयक को, वित्त विधेयक को या बजट को पास कर देती है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स उसे केवल 1 माह तक रोक करके रख सकती है। 1 माह की भारत से तुलना करिए। विधायी क्षेत्र में अभी चर्चा हुई आपसे कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स किसी विधेयक को केवल 1 साल तक रोक करके रखेगी, और 1 साल में हाउस ऑफ कॉमर्स से 2 बार पास कर देती है तो वो विधेयक पास माना जाता है। भारत में क्या होता है, भारत में लोकसभा यदि किसी विधेयक को पास कर देती है तो उसे राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा यदि उसको अस्वीकार कर देगी तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं, वहां पर बहुमत से तय होता है, निर्णय होता है। व्यवहार में चूंकि लोकसभा के सदस्य संख्या राज्यसभा के सदस्य संख्या से दुगनी से भी ज्यादा है, इसलिए लोकसभा की विजय होती है, राज्यसभा परास्त हो जाती है। मतलब राज्यसभा ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक इस विधेयक को रोक सकती है। राष्ट्रपति 6 महीने के अंदर संयुक्त बैठक बुलाते हैं। ये हो गया विधायक क्षेत्र में। तो इंग्लैंड की हाउस ऑफ लॉर्ड्स 1 साल तक रोक करके रख सकती है, भारत की राज्यसभा 6 महीने तक रोक करके रख सकती है। भारत में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है, इंग्लैंड में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान इस कार्य के लिए नहीं है। वित्त के क्षेत्र में इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमर्स द्वारा पारित बजट हाउस ऑफ लॉर्ड्स केवल 1 माह तक रोक करके रख सकती है। भारत में लोकसभा द्वारा पारित बजट राज्यसभा केवल 14 दिनों तक रोक करके रख सकते हैं। 14 दिन। इंग्लैंड में 1 माह है, भारत में 14 दिन। 14 दिन के अंदर यदि उसने पास किया तो ठीक, नहीं किया तो ठीक, सीधे उसको राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है, राष्ट्रपति का सिग्नेचर हुआ, बजट। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो भारत में राज्यसभा ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तुलना में भी शक्तिहीन है। देखा जाए तो वित्त के क्षेत्र में भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स शक्तिहीन है। तीसरा है न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत हाउस ऑफ लॉर्ड्स इंग्लैंड का सर्वोच्च न्यायालय है, लेकिन जब सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर हाउस ऑफ लॉर्ड्स बैठती है तो उसमें केवल 9 कानूनी लॉर्ड बैठते हैं, सबके सब नहीं बैठते, 1000 सदस्य, केवल 9 कानूनी लॉर्ड बैठते हैं, लॉर्ड्स इनको करते हैं। तो ये उसका न्यायिक कार्य है। न्यायपालिका के क्षेत्र में हाउस ऑफ लॉर्ड्स देश का सर्वोच्च न्यायालय, उसके ऊपर कोई न्यायालय नहीं। और अन्य शक्तियों के अंतर्गत यह मान लीजिए कभी ऐसी स्थिति आई कि हाउस ऑफ कॉमर्स भंग हो जाए, मंत्रिमंडल भी भंग हो जाए या प्रधानमंत्री ने त्याग पत्र दे दिया, तब यदि आवश्यकता पड़ी तो सम्राट हाउस ऑफ लॉर्ड्स से परामर्श ले सकता है। लेकिन ऐसी नौबत आज तक नहीं आई। किसी जमाने में जब मैग्नम काउंसिलिंग हुआ करता था तो उस जमाने में ऐसी स्थिति आती थी, अब ये स्थिति नहीं आती। इसके अलावा हाउस ऑफ लॉर्ड्स देश की विभिन्न राष्ट्रीय समस्याओं पर, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर, इंग्लैंड की विदेश नीति के बारे में, शासन की आंतरिक नीति के बारे में परस्पर विचार विमर्श करती है और विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव पारित कर सकती है। ये है हाउस ऑफ लॉर्ड्स की शक्तियां और कार्य। अब जरा देखें जिन अधिनियमों के अंतर्गत, अधिनियम का कानून, जिन अधिनियमों के अंतर्गत हाउस ऑफ लॉर्ड्स की शक्तियों को कम कर दिया गया, इसकी कहानी थोड़ा सा आप सुन लीजिए। हुआ ये कि 1909 में 1909 में बजट पेश हुआ। उस बजट में सरकार ने बड़े भूस्वामियों पर कुछ टैक्स ज्यादा लगा दिया था, और ऐसे लोगों का हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बहुमत है, वर्चस्व है। तो जब बजट हाउस ऑफ कॉमर्स में पेश हुआ, पास हो गया, क्योंकि सरकार ने खुद बजट बनाया तो सरकार का बहुमत होता ही है। तो प्रथम सदन हाउस ऑफ कॉमर्स ने पास कर दिया, भेजा गया हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में चूंकि भूस्वामियों पर आर्थिक भार आ रहा था, इसलिए हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने उसको अस्वीकार कर दिया।
जब अस्वीकार कर दिया तो प्रधानमंत्री एस्क्विथ ने सम्राट जॉर्ज पंचम से अनुरोध किया, एडवर्ड सप्तम से अनुरोध किया कि वे हाउस ऑफ कॉमन्स को भंग करके नया चुनाव करवाएं, ताकि जनता से हम यह अपील कर सकें कि यदि जनता इस बजट को स्वीकार करती है तो आप उनको दोबारा बहुमत देकर निर्वाचित करिए, चुनिए, जनता की राय ले लिया जाए। तो हाउस ऑफ कॉमन्स को 1909 में भंग कर दिया गया। चुनाव हुए, उस चुनाव में उदार दल पहले की भांति फिर बहुमत प्राप्त कर लिया और अपनी सरकार बना ली। मतलब बजट जिसे सरकार ने पहले पेश किया था 1909 में, जो तैयार किया था, उस पर जनता की स्वीकृति मिल गई। फिर जब हाउस ऑफ कॉमन्स बैठी अपने प्रथम अधिवेशन में, उसने बजट को पास कर दिया। जब बजट पास हो गया प्रथम सदन से, दूसरे सदन ने भी बेमन से उस बजट को पास कर दिया। ठीक बात गई। तो जब 1909 में हाउस ऑफ कॉमन्स का विघटन हुआ था, उस समय उदार दल ने, आज तो उदार दल कमजोर हो गया है, उसका स्थान मजदूर दल ने ले लिया है। तो उस समय उदार दल का वर्चस्व था। तो उस समय उदार दल ने जनता को यह वचन दिया था कि यदि हमारी सरकार, उदार दल की सरकार दोबारा बनेगी, तो हम हाउस ऑफ लॉर्ड्स की शक्तियों को कम करने के लिए हम विधेयक पेश करेंगे। तो उदार दल ने 1910 में जब दोबारा सरकार बनाई, तो उसने हाउस ऑफ लॉर्ड्स की शक्तियों को कम करने के लिए विधेयक पेश किया। हाउस ऑफ कॉमन्स ने पास कर दिए, भेजा गया हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास। तो कोई भी जानबूझकर अपने पैरों में तो कुल्हाड़ी नहीं मारता। स्वाभाविक जब हाउस ऑफ लॉर्ड्स की शक्तियों को कम करने का विधेयक हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भेजेंगे तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स को अस्वीकार करेगा ही। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने उसको अस्वीकार कर दिया। तो 1910 में फिर से हाउस ऑफ कॉमन्स को भंग कर दिया गया और जनता की राय दी गई। चुनाव हुए, उस चुनाव में फिर से उदार दल की सरकार बन गई। जनता ने सहमति दे दी कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स प्रगति के मार्ग में रुड़े अटका रहा है, बाधक बनकर सामने आ रहा है, इसलिए हाउस ऑफ लॉर्ड्स की शक्तियों को कम कर दिया गया। तो उदार दल की सरकार बने, उदार दल ने फिर से विधेयक को पास कर दिया। जब पास कर दिया तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास भेजा गया, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने उसको अस्वीकार कर दिया। तब नए सम्राट आ चुके थे, एडवर्ड सप्तम। उन्होंने प्रधानमंत्री को आश्वासन दिया और हाउस ऑफ लॉर्ड्स को धमकी दिया कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जितने सदस्यों की आवश्यकता है एक विधेयक को पास करने के लिए, इस विधेयक को पास करने के लिए आपको जितने सदस्यों की आवश्यकता है उतने नए सदस्य में नॉमिनेट कर देता हूं हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। धमकी काम कर गई। मान लीजिए कि उस विधेयक को पास करने के लिए 500 सदस्यों की आवश्यकता है, तो सम्राट ने कहा प्रधानमंत्री आप चिंता मत करिए, मैं 500 नए सदस्यों को नॉमिनेट कर देता हूं जो आपके विधेयक का समर्थन करेंगे। और तब जाकर के हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने बेमन से उस विधेयक को पास कर दिया। इस प्रकार से सम्राट का हस्ताक्षर हो जाने के बाद संसदीय अधिनियम 1911 का लाया। उसमें यह प्रावधान किया गया कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स किसी विधेयक को जिसे प्रथम सदन हाउस ऑफ कॉमन्स ने पास कर दिया हो, केवल 2 साल तक रोक करके रख सकते हैं। इस 2 साल में यदि हाउस ऑफ कॉमन्स 3 बार उसको पास कर देती है तो विधेयक पास माना जाएगा। 2 साल 3 बार पास हो। दूसरी चीज, वित्त के क्षेत्र में भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स की शक्तियों को कम कर दिया गया। पहले दोनों सदन के समान शक्तियां थी, विधायी और वित्त दोनों के क्षेत्र में। इस विधेयक में यह भी प्रावधान किया गया कि हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा पारित विधेयक, पारित बजट या वित्त विधेयक हाउस ऑफ लॉर्ड्स के 1 माह तक रोक करके रख सकती है। ये उसके प्रावधान किए गए और इस प्रकार से हाउस ऑफ लॉर्ड्स की शक्तियों को हमेशा हमेशा के लिए कम कर दिया गया। इसके बाद अगला है संसदीय अधिनियम 1949।
1949 में भारत को आजादी, 47 में भारत को आजादी मिलने के बाद की बात है। मजदूर दल की सरकार बनी। मजदूर दल की सरकार ने कहा कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स की संख्या कुछ ज्यादा हो गई है, इसको और कम करेंगे। उसने एक विधेयक पेश किया और विधेयक पेश करने में विधेयक में यह प्रावधान रखा गया कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स को जो 2 साल तक रोक करके रखने का अधिकार है, उसको हम 1 साल कर देंगे। मतलब भविष्य में हाउस ऑफ लॉर्ड्स केवल 1 वर्ष तक किसी विधेयक को रोक सकती है, उसे ज्यादा नहीं। स्वाभाविक है, जब हाउस ऑफ लॉर्ड्स में यह विधेयक पहुंचा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने उसको अस्वीकार कर दिया। तो 1911 के अधिनियम में प्रावधान था कि 3 बार हाउस ऑफ कॉमन्स पास करेगी, तो 2 साल में उसने 3 बार पास कर दिया हाउस ऑफ कॉमन्स ने। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने अस्वीकार किया था, हाउस ऑफ कॉमन्स ने उसको 2 साल में 3 बार पास कर दिया। इस प्रकार से वह विधेयक पास हो गया। इसको कहा गया संसदीय अधिनियम 1949। इसके अंतर्गत ये व्यवस्था अभी भी है, अभी है कि जिसके अंतर्गत हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा पारित विधेयक को हाउस ऑफ लॉर्ड्स केवल 1 वर्ष तक रोक करके रख सकती है। इस 1 वर्ष में यदि हाउस ऑफ कॉमन्स दूसरी बार उस विधेयक को पास कर देती है, तो यह माना जाएगा कि संसद के दोनों सदनों ने उसको पास कर दिया है। फिर सम्राट का हस्ताक्षर होगा। सम्राट के हस्ताक्षर के बाद विधेयक कानून बनकर लागू हो जाएगा। ये है 1911 और 1949 का अधिनियम। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स पूरी तरह से शक्तिहीन सदन बनकर रह गया है। अब देखिए जरा आलोचना, जब इतनी शक्तिहीनता है तो कुछ न कुछ गड़बड़ी तो होगी। देखें कौन कौन सी गड़बड़ी है। सबसे पहले पूंजीपतियों का रक्षक। हाउस ऑफ लॉर्ड्स दुनिया का एकमात्र ऐसा द्वितीय सदन है जहां पर केवल पूंजीपतियों का ही प्रतिनिधित्व होता है। पूरे इंग्लैंड में जितने भी बड़े बड़े पूंजीपति हैं, जितने बड़े बड़े रईस हैं, धनवान लोग हैं, इन्हीं सबका यह रक्षक दुर्ग है। दुर्ग वही स्थान जहां पर छिप करके रहा जाता है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स पूंजीपतियों का रक्षक दुर्ग है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स पूंजीपतियों की रक्षा करने के लिए अभी भी बना हुआ है। वहां पर आम जनता का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। दूसरा है दोषपूर्ण रचना। इसकी रचना पूरी तरह से दोषपूर्ण है। क्यों? यह समाज के 90% लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। समाज के उच्च वर्ग और कुलीन वर्गों का यह प्रतिनिधित्व करती है। फिर जितने वंशानुगत लॉर्ड हैं, इनकी संख्या कुल सदस्य संख्या का लगभग 90% है। और इन 90% जो वंशानुगत लॉर्ड हैं, इनमें से लगभग 75% निकम्मे हैं। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स कैसा काम करता होगा, ये तो सोचने की बात है। तो जहां पर इतने अधिक अयोग्य व्यक्ति पहुंच जाएं, तो सदन का काम कैसे करेगा? सदन क्या कर सकेगा? और सदन प्रथम सदन पर कैसे नियंत्रण रखेगा? तो इसकी रचना दोषपूर्ण है। यहां पर स्त्रियों को भी मनोनीत किया जाने लगा है, लेकिन स्त्रियों की संख्या मुश्किल से 10 तक है, 8 या 10 तक, उससे ज्यादा नहीं है। बाकी सब समाज के उच्च वर्ग के लोग यहां पर उपस्थित रहते हैं। यहां पर न तो अध्यापकों का प्रतिनिधित्व है, न मजदूरों का प्रतिनिधित्व है, न ही दुकानदारों का प्रतिनिधित्व है। ऐसा कोई प्रतिनिधित्व यहां पर नहीं, केवल समाज के उच्च वर्ग के। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स केवल अपने सिवाय और किसी का प्रतिनिधित्व नहीं करती। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स केवल अपना ही प्रतिनिधित्व करती है, यहां पर अन्य किसी का प्रतिनिधित्व नहीं होता। फिर तीसरी अनुदारवादी, इसे अनुदारवादी सदन कहते हैं। अनुदारवादी सदन कहते हैं। अनुदारवादी मतलब प्रतिक्रियावादी, प्रगति का विरोधी। लॉर्ड बाल्फोर ने एक बार कहा था कि
हाउस ऑफ लॉर्ड्स की मंशा यह है कि वह हमेशा किसी न किसी रूप में शासन पर नियंत्रण रखे। यदि अनुदान दल की सरकार बनती है, इंग्लैंड में शुरू से ही दो दलों का द्विदलीय पद्धति रही है, दो दल वहां पर शुरू से रहे। पहले टोरी और व्हिग दल थे, अब वो बदल करके अनुदार दल और उदार दल हुए। अनुदार उदार, अनुदार दल पूंजीपतियों का, ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स वाला, उसको अनुदार कहा गया, और उदार दल आम जनता के हितों से संबंधित था। दो दल आगे चल करके उदार दल कमजोर पड़ने लगा और मजदूर दल का वर्चस्व हो गया, तो मजदूर दल ने उदार दल को प्रतिस्थापित कर लिया। अब अभी भी तो वही दल है, अनुदार दल का अनुदार दल ही है, दूसरा है मजदूर दल। अभी जो सरकार बनी हुई है, जिसमें लिस्ट ट्रस्ट जो प्रधानमंत्री बनी है, वे अनुदार दल की है। तो अभी इंग्लैंड में अनुदार दल की सरकार है। तो अनुदारवादियों का प्रतिनिधित्व है हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। हाउस ऑफ लॉर्ड्स शासन पर नियंत्रण करता है। कैसे? यदि अनुदार दल की सरकार बनी तो लॉर्ड सभा के सदस्य कहते हैं हमारी सरकार है, चलो हम सरकार चलाएं। और यदि वह विरोधी दल के रूप में स्थापित हो गया, यदि दूसरे दल की सरकार बनी, मतलब मजदूर दल की सरकार बनी, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स सरकार पर कठोर नियंत्रण करने की सिफारिश करता है। तो हमारी नजर हमेशा शासन पर रहेगी। बहुमत मिल गया शासन चलाएंगे, बहुमत नहीं मिला तो पर नियंत्रण रखेंगे, तुम्हारी लगाम हमारे हाथ में। तो बालफल कहते हैं यह शासन पर नियंत्रण रखने अथवा संचालित करने की कोशिश हमेशा बनी रहती है। फिर बाधक, यह प्रगति के मार्ग में बाधक बनकर सामने आई। 1909 के पहले इसने कभी भी हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा पेश और पारित बजट को स्वीकार नहीं किया था। नियमानुसार उसको क्या हुआ, उसने बजट को पहली बार अस्वीकार कर दिया। और जब पहली बार अस्वीकार किया तो हाउस ऑफ कॉमन्स या वहां के उदार दल ने, वहां की जनता ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स की शक्तियों को कम करने में देरी नहीं किया। यदि परंपराओं को तोड़ोगे तो हम कानून बनाकर के तुमको बाध्य करेंगे कि ये सही है। ये अंग्रेजों की सबसे बड़ी विशेषता है, रूढ़िवादी है, लेकिन हर चीज को युगानुकूल परिवर्तित कर देते हैं, उसी से काम चलाते हैं, उसको आमूलचूल परिवर्तन नहीं करते, उसमें समयानुसार परिस्थिति के अनुसार आवश्यक परिवर्तन करके उसको काम चलाने लायक बना देते हैं। और इसलिए हाउस ऑफ लॉर्ड्स को अनुदारवादी कहा जाता है, क्योंकि यह मजदूर दल कोई भी विधेयक पेश करता है, मान लीजिए मजदूर दल की सरकार बनी और मजदूर दल ने कोई भी विधेयक पेश किया, उसका जरूर वो विरोध करेगी। और मान लीजिए कभी अनुदार दल की सरकार बनी तो वही विधेयक यदि अनुदार दल सरकार रखती है उसको पास कर देती है। जैसे भारत में कांग्रेस और बीजेपी के बीच तू में होता रहता है ना, बस यही स्थिति इंग्लैंड में भी है। मतलब अपनी दल की सरकार कुछ भी करे, अपना दल कुछ भी करे सब सही है, दूसरा दल को भी करे गलत है। इस प्रकार से हाउस ऑफ लॉर्ड्स हाउस ऑफ कॉमन्स के मार्ग में बाधक बनकर खड़ी रहती है। फिर है कम उपस्थिति। दुनिया भर की तुलना में सबसे कम सदस्यों की उपस्थिति हाउस ऑफ लॉर्ड्स में देखी जा सकती है। इसलिए अंग्रेजों ने खुद बुद्धिमानी का काम किया कि यदि कोई विधेयक पास करना है तो हजारों सदस्य हैं और वास्तविक आंकड़ा किसी को नहीं मालूम। यहां तक कि सैकड़ों हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्यों ने आज तक शपथ भी नहीं लिया। और भी आपको मजेदार बात बताऊं कि कभी ऐसी भी स्थिति आ जाती है कि मान लीजिए कोई लॉर्ड साहब का मूड हुआ कि चलो हाउस ऑफ लॉर्ड्स अटेंड करें, उसका अधिवेशन अटेंड करें, तो आइडेंटिटी कार्ड बनाई नहीं है। क्यों? इसके पहले आइडेंटिटी बनेगा कैसे? आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, कोई पहचान पत्र नहीं है,
शपथ भी उन्होंने नहीं लिया, तो पहुंच गए हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, हम लॉर्ड हैं, लॉर्ड साहब हैं, परमिशन की किसको चिंता है। पहुंच गए तो वहां पर मार्शलों ने, क्योंकि मार्शलों को भी नहीं मालूम कि हाउस ऑफ लॉर्ड ये लॉर्ड साहब हैं, उनको भगा देते हैं। जब फिर इंक्वायरी होती है, अरे वो लॉर्ड हैं, उनको वापस लाओ, तो सॉरी बोलकर फिर अटेंड करते हैं, अंदर बैठने देते हैं, फिर शपथ दिलाते हैं, पहचान पत्र देते हैं, आइडेंटिटी कार्ड बनाते, तमाम चीजें सब होती है। तो ये स्थिति है। मतलब बड़े बड़े पूंजीपति जो इसके सदस्य हैं, यहाँ पर आकर के बैठने में अपनी ये शान की प्रयास समझते हैं। और इसलिए कहा गया विधेयक पास करना है तो 30 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है, 30। और यदि केवल चर्चा करने के बाद बात करना है तो 3 सदस्यों का उपस्थित होना पर्याप्त है। 3, एक बोलता है, दूसरा सुनता है, तीसरा अध्यक्षता करता है। इससे बढ़कर हास्यास्पद बात और क्या हो सकती है। औसत उपस्थिति हाउस ऑफ लॉर्ड्स की 25-30 के बीच होती है, उससे ज्यादा नहीं होती। लेकिन मान लीजिए कोई महत्वपूर्ण विधेयक का विरोध करना हुआ, उसमें देखिएगा 100-200 लोग आ जाते हैं, 300 लोग भी आ जाते हैं। क्यों? एक खास विधेयक का विरोध करना होता है। फिर है शक्तिहीनता, और इसलिए हाउस ऑफ लॉर्ड्स दुनिया की सबसे शक्तिहीन द्वितीय सदन बनकर के रह गया है। यदि वह प्रगति के मार्ग में बाधक बनेगा तो कोई भी हो उसको शक्तिहीन बनाने की कोशिश की जाएगी। यदि नाखून सामने वाले के खतरा बन जाते हैं तो नाखून को काटना जरूरी हो जाता है। या अपने हिस्से में अपने शरीर को यदि क्षति पहुंचाने लगे तो नाखून को काटना बहुत जरूरी हो जाता है। और इसलिए बंदरों के हाथ में उस तरह नहीं दिया जाता। यह है अनावश्यक। अब बेसाइज ने बड़ी मजे की बात कही। अब बेसाइज करता है कि यदि द्वितीय सदन प्रथम सदन से सहमत है, यदि द्वितीय सदन प्रथम सदन से सहमत है तो बेकार है। कैसे? प्रथम सदन ने जिसको हाँ बोल दिया, आप भी हाँ बोल रहे हैं, कोई मतलब नहीं है आपके हाँ बोलने का। तो यदि द्वितीय सदन प्रथम सदन से सहमत है तो बेकार है, और यदि सहमत नहीं है तो ये उसके शरारत है। क्यों? आपके नहीं बोलने का कोई परिणाम निकलेगा क्या? कोई परिणाम नहीं निकलेगा। आपने किसी विधेयक को पास नहीं किया, क्या होगा? हाउस ऑफ कॉमन्स साल भर में 2 बार पास कर देगी, पास हो जाएगा। आप नहीं चिल्लाते रहिए, विरोध करते रहिए, क्या फर्क पड़ता है? और इसलिए कहते हैं, लॉर्ड बिरेल कहता है कि जब अनुदार दल की सरकार हो, हाउस ऑफ लॉर्ड्स गूंगे कुत्ते के समान हो जाता है, और जब मजदूर दल की सरकार हो या उदार दल की सरकार हो तो वही हाउस ऑफ लॉर्ड्स खूंखार फिरिए का रोल करता है। ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स की असलियत है। अब जरा देखिए, जब इतना हमने देख लिया, हाउस ऑफ लॉर्ड्स कोई मतलब नहीं है रखने का, लेकिन फिर भी उपयोगिता तो कुछ तो है। तो हजारों साल पुरानी परंपरा अभी भी बनाए रखने का औचित्य क्या है? देखें इसकी उपयोगिता। सबसे पहले आवश्यक, अभी पूरी दुनिया में 2 सदनों का ट्रेंड है। कहीं पर बिल्कुल छोटे देश हैं तो वहां पर 1 सदनी व्यवस्थापिका है, लेकिन 3 सदनों की व्यवस्थापिका दुनिया में कहीं पर भी आज की तारीख में नहीं है। फ्रांस में कुछ समय के लिए 3 सदन रखे गए थे, लेकिन कोई मतलब नहीं हुआ। तो अभी 2 सदनों का ट्रेंड चल रहा है। 2 सदन को आदर्श व्यवस्था माना जाता है, और जब 2 सदन का होना आवश्यक है तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स पुराना खंडहर है, बने रहने दो ना, क्या फर्क पड़ता है? तो आवश्यक है। दूसरी चीज रूढ़िवादिता। अंग्रेज रूढ़िवादी होते हैं, लेकिन उन रूढ़ियों को युगानुकूल बना लेते हैं। उनमें ये एक खूबी। हम भारत में कैसे रूढ़िवादी हैं? गर्मियों में शादी होती है, 45 डिग्री का टेम्परेचर, वो दूल्हा बेचारा, अब शादी करना तो बेचारा तो होगा, तो दूल्हा बेचारा 3 पीस सूट पहने घोड़ी में सवार होकर
नारियल हाथ में लेकर के बारात निकलता है। धोती कुर्ता पहनने में नाक कटेगी नहीं, वो घोड़ी में सवार होगा, पसीना पोंछता रहेगा और 45 डिग्री टेम्परेचर में वो बारात निकलेगा। अंग्रेजों की रूढ़िवादिता इस प्रकार से है कि वो पुरानी चीजों को युगानुकूल बना देते हैं। देखिए 1909 में उसने बजट को स्वीकार किया, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अपने सत्य को दुरुपयोग किया। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पर उतरने में ब्रिटिश जनता ने देर नहीं किया। तीसरी चीज, विशिष्ट वर्गों का प्रतिनिधित्व। यहाँ पर समाज के वो लोग उपस्थित रहते हैं जिनका हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता, तो यह समाज के विशिष्ट वर्गों का प्रतिनिधित्व करता है। समाज के उच्च वर्ग के लोग और विभिन्न हित यहाँ पर उसके प्रतिनिधि बैठते हैं। फिर उतावलेपन पर रोक। हाउस ऑफ कॉमन्स बहुत उतावले से काम करती है, बहुत हड़बड़ी में काम करती है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स उसको 1 साल तक रोक करके उसके उतावलेपन को रोकती है और इस बीच जनता की राय लेती है। मान लीजिए कोई विधेयक जल्दीबाजी में हाउस ऑफ कॉमन्स ने पास कर दिया, यदि हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने भी उसको पास कर दिया तो फिर जनता को विचार करने का मौका नहीं मिलेगा। तो 1 साल तक हाउस ऑफ लॉर्ड्स उसको रोक करके रखती है। 1 साल में जनता के लिए इसका प्रचार प्रसार होता है, जनता की प्रतिक्रिया, जनता का एटीट्यूड शासन प्राप्त करती है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य जनता की प्रतिक्रिया को प्राप्त करते हैं और उसके अनुरूप फिर उसमें संशोधन की मांग करते हैं। तो हाउस ऑफ कॉमन्स के उतावलेपन को रोकने का काम करते हैं। जल्दीबाजी में मत करो, धीरे से करो, आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं। पूर्ण विचार। हाउस ऑफ लॉर्ड्स इस विधेयक पर पूरा विचार करते हैं। कैसे? सदस्यों की संख्या कम होती है। यहां पर वही लोग आते हैं जिनके पास पर्याप्त समय हो। 1 नंबर 2 जो पूरी तैयारी करके आते हैं, पूरी तैयारी करके आते हैं, उसके बाद यहाँ पर बैठते हैं और बोलते हैं किसी विषय पर। तो चूंकि सदस्यों की संख्या कम होती है, इनको बोलने से रोका नहीं जा सकता। आप उनको बिठा नहीं सकते, चल बैठा बहुत बोल दिया, नो। ये जब तक चाहे बोल सकते हैं और कोई भी आदमी तभी ज्यादा बोलेगा जब वो अच्छी तरह से तैयारी करके आया हो। जबकि हाउस ऑफ कॉमन्स में इतना ज्यादा काम होता है और सदस्यों की संख्या इतनी अधिक है कि सदस्य वहां पर बोलने का मौका नहीं मिल पाता। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पूर्ण विचार होता है। और आखिरी है उच्च स्तरीय वाद विवाद। जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भाग लेने का इच्छुक होता है, कौन इच्छुक होगा? जो विद्वान होगा, जो कुछ बोलना चाहता होगा, जो विषय का ज्ञाता होगा, जो बड़ा राजनीतिज्ञ होगा, जिसके पास पर्याप्त समय होगा। ऐसे ही लोग हाउस ऑफ लॉर्ड्स की बैठक में उपस्थित होते हैं और ये सब उच्च स्तरीय वाद विवाद का एक नमूना पेश करते हैं। दुनिया के किसी भी देश की तुलना में जितने उच्च स्तर के वाद विवाद हाउस ऑफ लॉर्ड्स में होते हैं, उतना दुनिया के किसी अन्य देश में हमको देखने को नहीं मिलता। जैसे एक व्यक्ति का नाम बताता हूँ, लॉर्ड ब्राइस। राजनीतिक विज्ञान का प्रकांड पंडित था। उसने कई पुस्तकें लिखी, एक से एक बातें उसने कही है। बीच बीच में उसके कोटेशन को कोट करते हैं। अब लॉर्ड ब्राइस जैसा व्यक्ति यदि हाउस ऑफ लॉर्ड्स की बैठकों में उपस्थित होता है तो वह किस स्तर का विचार व्यक्त करता होगा, और सोचने की बात है। ये है उसकी उपयोगिता। और यही कारण है कि आज तक 10 कमेटियां बन गई, 10 आयोग बन गए। उनसे कहा गया कि आप हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कुछ संशोधन को सुझाव दीजिए। उन्होंने संशोधन को सुझाव भी दिया, लेकिन आज तक उसमें कोई भी संशोधन परिवर्तन नहीं हो पाया। हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो पहले का था, अभी भी बना हुआ है, पहले शक्तिशाली हुआ करता था,
आज कमजोर बना हुआ है, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स का खंडहर तो है। और अंतिम रूप में बेल्हार्ट कहता है, यदि एक आदर्श हाउस ऑफ कॉमर्स की स्थापना हो जाए जो समाज के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व कर सकता है, जो प्रत्येक विषय पर अच्छी तरह से विचार विमर्श कर सकता है, जहां का वातावरण पूरी तरह से शांत हो, जहां पर हर व्यक्ति अपनी बात को कह सकता हो, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स की उपयोगिता हमारे लिए नहीं। लेकिन हाउस ऑफ कॉमन्स इनमें से किसी भी शर्तों को पूरा नहीं कर सकती, क्योंकि हाउस ऑफ कॉमन्स का माहौल ही कुछ दूसरा होता है। इसलिए हाउस ऑफ लॉर्ड्स का होना आवश्यक है। तो हमने जैसा कि पहले बेल्हार्ट में कहा था कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स की प्रशंसा करने वालों का एक ही इलाज है कि उन्होंने की उसे कि उन्हें हाउस ऑफ लॉर्ड्स का नज़ारा दिखा दिया जाए। आज हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंतिम निष्कर्ष रूप में भी हम बेल्हार्ट के कथन से हम इसको समाप्त करते हैं कि आदर्श कॉमन सदन की यदि स्थापना हो जाए तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स की उपयोगिता नहीं होगी, लेकिन आदर्श कॉमन सभा की स्थापना संभव नहीं है, अतएव हाउस ऑफ लॉर्ड्स का होना भी आवश्यक है। इसी के साथ हाउस ऑफ लॉर्ड्स का ये चैप्टर समाप्त हुआ। अगले व्याख्यान में हम हाउस ऑफ कॉमन्स की चर्चा करेंगे। फिर हम आपको बताएंगे कि हाउस ऑफ कॉमन्स का माहौल कैसा होता है। आप सबको